खासकर महिलाएं हैं। क्यों? आदमी कमाता है, कमा के महीने के अंत में अपने घर में अपनी धर्मपत्नी को, माँ को, बहन को लाके पैसे उसके हाथ में रख देता है। फिर पूरा महीने का खर्चा तो बेचारी महिला को चलाना पड़ता है। आमदनी बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो तो अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। जब टेहरी बांध बनाया गया था, टेहरी बांध बनाने के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के रिसोर्सेज लिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि तुम लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी। किया गया था कि नहीं किया गया? क्या उनको फ्री में आज तक बिजली मिली? उनको भी बिजली नहीं दी। जो उनको वादा था उनको भी बिजली फ्री में नहीं दी। कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले, मैंने टीवी में सुना कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 100 से 200 यूनिट बिजली हाफ रेट देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ तो फायदा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि चुनाव के 6 महीने पहले ये वादा कर रहे हैं, ये अपने वादे पे टिकेंगे नहीं टिकेंगे? इनके एक बहुत बड़े नेता ने एक बारी कमेंट किया था, जब उनसे पूछा गया जी आपने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बोले ये तो चुनावी जुमला होता है। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे। मेरी शंका 24 घंटे में उसका निवारण हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले। तो आपको 6 महीने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। चुनाव, उन्होंने खुद ही कह दिया ये चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं देने वाले। और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने रुड़की रोड स्थित कोर कॉलेज में बने नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक एंड हॉस्पिटल और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के उद्घाटन कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दीप प्लास प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस मौके पर कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और कई बड़े नेता मौजूद रहे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कोर इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई दी और कहा कि जहां एक और दुनिया कोरोना महामारी से गुजर रही है, तो वहीं आज कोर इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा कि किसी को कोरोना जैसी बीमारी ग्रसित होती है तो संस्थान द्वारा उसका निःशुल्क इलाज भी किया जाएगा। और मैंने अभी अपील भी की आपसे कि कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, और मैं कोर इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत, जैन साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे कोरोना काल के समय उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा, लोगों के काम आएगा। ईश्वर ना करे किसी को कोरोना हो जाए, अगर हो भी गया तो उसमें वो शायद निःशुल्क दवा देने की भी व्यवस्था उन्होंने मेरे अभी कहा है करेंगे। इसके साथ साथ जो नया आईटी का खोला है उसमें नए नए शोध हों, कोरोना क्यों हो रहा है, इसकी रोकथाम हम किन टेक्निक के आधार पर कर सकते हैं, देसी कौन कौन से ऐसे हमारे आधार हों जिनके कारण हम इस कोरोना से अपना बचाव कर सकें, इसके लिए इन्होंने ये खोला है। तो मैं समझती हूँ कि ये केवल रुड़की के नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। सबसे पहले मैं, जो हमारा कॉलेज आज 22 वर्षों से है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने का जो मन में उद्देश्य था उसके 2 मुख्य कारण थे। एक, आज के बदलते परिवेश में जो आज टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हैं, उसका
ये डेफिनेट हो पाना कि ये टेक्नोलॉजी कितने दिन चल पाएगी और कितने दिन वो सार्थक होगी, ये बहुत मुश्किल है। बट जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, उनको उस टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए कोर्स को मॉड्यूलेट करना, जिससे वो डे वन से एम्प्लॉयबल हो जाए, वो हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए हमको यूनिवर्सिटी ऐसी चाहिए जो हम कोर्सेज को उसके अनुसार मॉड्यूलेट कर सकें। हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, कल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने एक कार्यक्रम में शिरकत की है जिसमें 2 मेडिकल संस्थानों का शुभारंभ किया गया है। बिल्कुल, कल उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार पहुंची, जहां रुड़की रोड स्थित उन्होंने कोर कॉलेज पहुंचकर 2 मेडिकल कॉलेज समेत एक टेक्नोलॉजी का भी शुभारंभ किया। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इन मेडिकल कॉलेज में जिस तरह कोरोना महामारी चल रही है तो उनको लोगों को भी मदद मिलेगी। और इनके साथ कल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई बीजेपी बड़े नेता भी मौजूद थे। साथ ही कहा जा सकता है कि संस्थान द्वारा लोगों को कहा जा रहा है, अगर किसी के पास कोरोना के इलाज के लिए पैसे नहीं है तो यहाँ पर निःशुल्क इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना महामारी ने एक समय था कि लोगों के पास बेड नहीं थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं इस संस्थान में लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा और आने वाले जो रिसर्च है उन पर भी मंथन किया जाएगा। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 8 जुलाई को हरिद्वार की पौष इलाके शंकर आश्रम के पास स्थित ज्वेलरी शोरूम मोरा तारा ज्वेलर्स में दिन दहाड़े बेखौफ अज्ञात लुटेरों के द्वारा करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मामले में आज हरिद्वार पुलिस ने आधा अधूरा खुलासा कर अपनी पीठ थपथपाने का कार्य किया और इस लूट के मामले में जहां मुख्य अभियुक्त और उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने और घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी नाकाम साबित हुई। तो वहीं पुलिस ने इस लूट की घटना में 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से लाखों रुपए और 11 चांदी की चीजें बरामद की हैं। वहीं अभी भी पुलिस की कई टीमें फरार लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत हैं और फरार लुटेरों को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा एसएसपी हरिद्वार कर रही हैं। खुलासा किया है, इसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसका नाम है एक सचिन उर्फ गुड्डू, जिला सहारनपुर का रहने वाले हैं, और हिमांशु त्याही और एक टिंकू, ये जो है सहारनपुर का रहने वाले, लेकिन हाल जो है जिला पंचायत का गेस्ट हाउस रुड़की में केयर टेकर का रूप में काम करता है। और ये जो हंसराज सैनी जो है, इन्होंने जो ये गैंग मेंबर्स है, जो 7 लोग हैं, जो सतीश चौधरी जो गैंग लीडर है, इनका गैंग को संरक्षण दिया है। ये लोग इनका पास पहले रुके घटना के पहले, फिर अलग अलग होकर शंकराश्रम के पास इकट्ठा होकर घटना का अंजाम दिया, फिर अलग अलग होकर शाम को जो है रुड़की गेस्ट हाउस में जो इकट्ठा होकर फिर दूसरा दिन सुबह यहाँ से रवाना होकर चले गए हैं। हमें मुखबिर का माध्यम से जो है हमें सूचना मिली कि इनका द्वारा जो हमने फूल या जो व्हाट्सएप वगैरह में सर्कुलेट हुआ था, इन टाइप का लोग रुड़की के गेस्ट हाउस में देखे गए। फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद जो है हमने आज जो हंसराज सैनी को जो पूछताछ करने पर जो है इन्होंने 2 लोगों का नाम बताया, एक गुड्डू और ये जो हिमांशु त्याही जो है आज ये हरिद्वार आने वाले, इनको कुछ पैसा और कुछ सामान देने वाले हैं। उस सूचना आधार पर हमारी टीम उधर गई थी, उनको तीनों का जो हमने गिरफ्तार करके जो है इनसे 2 तमंचा, 2 कारतूस और 2,16,000 रुपये जो है और कुछ सफ़ेद दांत का सफ़ेद मेटल जो है कि मूर्तियाँ जो है वो हमें बरामद की। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, ज्वेलरी शोरूम से लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल धीरेन्द्र, उत्तराखंड के हरिद्वार में सबसे बड़ी डकैती थी, जहां मोरा तारा ज्वेलर्स के अंदर दिन दहाड़े कई करोड़ रुपए की डकैती पड़ी थी और बंदूक की बल पर इन्होंने यहाँ डकैती की थी। लेकिन उसके बाद से ही एसएसपी हरिद्वार द्वारा टीम गठित की, 10 टीमें इसमें लगी हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, जगह जगह टीम ने तलाश कर 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है। हालांकि इनके पास से अभी कोई ज्यादा माल बरामद नहीं हुआ है। करोड़ों की जेवरात में से मात्र 2 से 4 लाख रुपए का जो माल है वो बरामद हुआ है।
अभी और भी कई आरोपी इसमें फरार है, जिसका पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, यह गैंग बहुत बड़े साथीराना तरीके से इन्होंने दिन दहाड़े लूट की है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात थी। अब जल्द ही पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। जी धीरेन्द्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बागेश्वर जिले के कई स्थानों पर हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है। कपकोट तहसील के सुमगढ़ एठाड़ गांव के 8 बड़ तोप में भारी भूस्खलन होने से कुछ मकान जमींदोज हो गए, जिस कारण पति पत्नी सहित उनके मासूम बच्चे की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई है और उनके मवेशी भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। घंटों भर बीत जाने के बाद प्रशासन मौके के लिए रवाना हुआ और ग्रामीणों के द्वारा मलबे को हटाकर शवों को निकालने का कार्य जारी है। अब तक 3 शवों को ग्रामीणों ने मलबे से निकाल लिया है और मलबे में दबने से अनेक मवेशियों की आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। और बागेश्वर उत्तराखंड में मानसून के फिर से सक्रिय होते ही पर्वतीय जिलों के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कुमाऊं भर में बारिश का दौर इसी मंडल के बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील में तेज बरसात का कहर देखने को मिला। कपकोट ब्लॉक अंतर्गत भूस्खलन से सुमगढ़ के 8 बड़ तोप में भूस्खलन के चलते एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। ग्राम प्रधान ने कपकोट तहसील प्रशासन को जानकारी दी है। अरे बताया कि ये कौन सा देखिए, आज सुबह हमारे पास ग्राम प्रधान जो सुमगढ़ हैं, उनके द्वारा 6:30 बजे यह जानकारी दी गई कि ग्राम सुमगढ़ के ऐठा बगड़ तोप में जो एक मकान में स्लाइड होने के कारण मलबा आने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 2 से 3 लोगों के दबने की सूचना हमको बताई गई। ये सूचना हमको प्राप्त होते ही हमारे द्वारा स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, हमारी स्वास्थ्य की टीम, वेटनरी की टीम मौके के लिए हमारी रवाना हुई है। और अभी एसडीएम साहब कपकोट के द्वारा भी हमको जानकारी दी गई है कि वहाँ पे घटना में जो 3 लोग हैं उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें से एक है गोविंद सिंह है, उम्र उनकी 38 वर्ष बताई गई है। खस्टी देवी है उनकी वाइफ, उनकी 32 ईयर्स एज बताई गई है। और एक बच्चा है हिमांशु, जिसकी उम्र 7 वर्ष बताई गई है। वो मतलब उनकी मौके में मृत्यु हो गई। बागेश्वर से हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हरीश, बागेश्वर में बारिश कहर बनकर टूटी है, एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। बागेश्वर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विगत 2 दिनों से हो रही बारिश जो है जिले वासियों के लिए आफत बनकर बरस रही है, जिसको लेकर जो है कपकोट क्षेत्र के एक इलाके में जो है भारी आपदा आने के चलते, भूस्खलन होने के चलते सुमगढ़ के ऐठाड़ गांव में जो है एक मकान के क्षतिग्रस्त होने से एक दंपति सहित उनका एक मासूम 7 वर्ष का बालक जो है मौत के घाट उतर चुका है। और इसके अलावा जिले के विभिन्न संपर्क मोटर मार्ग भी जो है अवरुद्ध होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचार व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई है, जिस कारण लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। जी हरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिव नंदी के पास में सुबह 5:30 बजे जोरदार धमाके के साथ में बादल फटा और राजमार्ग के 50 मीटर ऊपर से भारी भरकम मलबा और अवसाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया, जिस कारण हाईवे पर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया। जबकि यहां पर स्थापित आरसीसी कंपनी का क्रेशर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कंपनी की एक जेसीबी मशीन, 3 डंपर और कई अन्य मशीनें मलबे में दफन हो गई हैं। भारी मात्रा में निर्माण सामग्री भी बरामद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ राजमार्ग मलबा आने के कारण दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। विभाग के द्वारा दोपहर 2 बजे राजमार्ग को खोलकर आवागमन सुचारू किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरे 8 घंटे बाद खोला गया, जिस कारण मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल की बारिश थी 5 बजे से, तो अचानक जैसे बादल फटने की आवाज आई धड़ाम से, पूरा मलबा एक साथ विदिन 30 सेकंड
पूरा मलबा नीचे आया, भागने का भी मतलब मौका नहीं मिल पाया। सभी लोग यहाँ उस टाइम लगभग जग चुके थे, तो सभी ने देखा मंजर देखते हुए भयानक, बिल्कुल होशो-हवास में सब लोग इधर उधर दौड़े, भाग के बड़ी मुश्किल से जान बचाई। ऑलमोस्ट आपको मैं बोलूँ तो 50 से 60 लाख। क्या क्या अनुष्ठान हुआ? हमारे डिकेज क्या है एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जेसीबी है, ठीक है, जेसीबी तो ऑन स्पॉट आपको दिख ही रहा है, ठीक है। हमारे पास बस गाड़ी व्हीकल जितनी है 16 टायर टाटा का, सॉरी 16-18 मॉडल, और हमारे जितनी सब लेबर जो जितने शोर में जो हमारा था, मतलब ऑलमोस्ट बोलूँ तो मैं आपको 5 से 6 लाख का सब लोग का सपोर्टेड, उसमें मोटर हो गया, ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट्स वगैरह ये, और बाकी हमारा लाख से जो है 20-25-30 लाख रुपए के लगभग। अच्छा, 25 में जेसीबी गई, डीजल, पोकलैंड और एक जेसीबी, 3-4 गाड़ी डली है, आपके सामने नुकसान है। सब खाने पीने सब सामान गए हैं। उत्तराखंड के बादराबाद टोल प्लाजा हरिद्वार पर कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए धरने पर बैठे किसान रात के समय सोते हुए तभी एक ट्रक किसानों की तरफ तेजी से आया और धरना स्थल पर लगे बैरिकेडिंग से जा टकराया। किसानों ने भागकर अपनी जान बचाई। किसानों पर किए गए जानलेवा हमले की साजिश का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन भी कई आरोप लगाए हैं और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 11 बजे की घटना है। 11 बजे इन लोगों को जो ट्रक आया वहाँ पत्थर लगे हुए थे, डिवाइडर लगे हुए थे, वो उन्हें तोड़ता हुआ और फिर आगे पत्थर यहाँ तक आया। अगर वे पत्थर ना होते तो वो इनको कुचल कर भाग जाता। हमारा कहना यह है, जब हमने कप्तान को, आईजी को, डीजीपी को यह कह दिया कि यहाँ जब धरना चल रहा किसानों की सुरक्षा करी जा, क्योंकि टोल प्लाजा है, हमारा 7 महीने धरना दिल्ली में चल रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमसे हमारा लाभ उठाने की कोशिश करेगी। टकराव किससे होगा? प्रशासन से। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई ऐसा एलिमेंट हम आकर गोली मार जाए या कुचल जाए इस तरीके से, टकराव किसके साथ होगा? प्रशासन की होगा, नहीं होगा? तो जब उन्होंने सुरक्षा लगाई थी क्यों हटाई हुआ? पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। और एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ का प्रशासन इसे हड़के मना ले, इनका दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। क्या समझ रहे हैं ये किसान यहाँ से ही थोड़ा ही पड़े, ये सूचना हमने वहाँ भी दे दी दिल्ली भी, और वहाँ से जो आदेश होगा इनकी बुद्धि ठीक कर दी जाएगी। अभी 2 दिन का इनका समय दे रखा है जिलाध्यक्ष जी ने, इस 2 दिन में अगर ये नहीं कुछ करते तो हम दिखा देंगे ये प्रशासन यहाँ इस सरकार को भी, ये कैसे इन किसानों की तरफ को हमला करवा देंगे, कैसे पता नहीं लगा अब तक इस ट्रक का। यहाँ वीडियो कैमरा सब चीज़ है, क्यों लापरवाही कर रहा है प्रशासन यहाँ, और इनका बिल्कुल बुद्धि ठीक कर देंगे, ये बिल्कुल भरम बना रहा है प्रशासन यहाँ। दिल्ली का जो किसान आंदोलन 3 कृषि बिलों को वापस करने को लेकर चल रहा है, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर देश के सभी टोल प्लाजाओं पर किसानों के धरने चल रहे हैं। उसी के सापेक्ष ये भी पिछले महीने की 3 तारीख से यहाँ किसानों का धरना चल रहा है। तो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, ना यहाँ टोल फ्री करा रखा है, ना किसी को किसान यहाँ परेशान करा है। यहाँ एक शांतिपूर्वक तरीके से धरना किसान दे रहे हैं। परसों रात के टाइम पर यहाँ जो रात को हमारे 10 किसान साथी लेटते हैं, दिन में संख्या ज़्यादा हो जाए, रात को 10 किसान लेटते हैं, बाकी घर चले जाते हैं, तो एक किसान आराम से लेट रहे थे। तो रात को एक ट्रक आया तेज स्पीड से, और जो सामने से ये बंद कर रखा था डिवाइडर लगाकर, उसने वहाँ टक्कर मार कर और आगे तक पहुँच गया वो। और यहाँ पर जो डिवाइडर सामने नीचे लगा रखे थे बैरिकेडिंग, उनमें टकराया कर रुका वो। और वो अगर डिवाइडर से न टकराता तो ये जो हमारे 10 किसान यहाँ लेटे हुए थे, इन्हें कुचल देता और बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में सीमांत जनपद चमोली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और एक जिले के 4 न्यायालय परिसर जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली और गैरसैंण के साथ जिला जज कोर्ट गोपेश्वर में लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में वटकारी उपस्थित हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया और इसमें रानी में आई आपदा में एनटीपीसी के द्वारा वर्कमैन कंपनसेशन के तहत चेक में लोगों में प्रस्तुत किए गए थे, आसानी से पीड़ितों तक उपलब्ध करवाए गए, जिसमें 9 वर्क में कंपनसेशन के तहत 1,25,65,60,000 की धनराशि पीड़ितों को चेक के माध्यम से निर्गत की गई।
इसके अलावा बैंक के 6 वादों में 1,78,000 की धनराशि स्लो समिति के आधार पर वसूली गई। साथ ही लोक अदालत में NI एक्ट, धन वसूली, MSCT के व्यवहारिक वादों के साथ में सिविल वादों का भी निस्तारण किया गया। वार्ता हुई थी। आज माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वावधान में जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर और इसकी सभी आउटलाइन कोर्ट्स में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज काफ़ी बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित हुए और इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य था, रैणी गांव में आई आपदा के परिणाम स्वरूप NTPC के द्वारा जितने भी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत चेक जमा किए गए थे न्यायालयों में, उनको बिना किसी प्रक्रियात्मक जटिलता में गए हुए आसान रूप से पीड़ितों तक हम उपलब्ध करा सकें। और उसी कड़ी में आज हमने इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी पाई है। आज जो लोक अदालत हुई उसमें प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले भी हुए हैं। और प्री लिटिगेशन में ऐसा था कि जैसे बैंक अपने ऋणियों पे जिन्होंने लोन नहीं चुकाया उन पे केस करने वाला था, तो ये व्यवस्था प्री लिटिगेशन में। इसमें SBI, कैनरा बैंक और PNB ने अपने मामलों को निपटाया, जिसमें PNB ने 6 मामलों को अपने निपटाया और 1,78,000 की राशि आज वसूल की। बाकी SBI और कैनरा बैंक ने भी अपने मामलों को निपटाया और इसमें भी उन्होंने अपनी छुटपुट धन राशियाँ वसूल की हैं। और जहाँ तक इंश्योरेंस कंपनी की बात है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपने मामलों को निपटाया। एक मामला था जिसमें मोटर एक्सीडेंट से संबंधित था, उसमें 6.5 लाख रुपए एक 52 वर्षीय जो जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी उसकी वाइफ को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। आज जो भी लोक अदालत हुई उसमें सारे वादकारी बड़े खुश हैं और सबने अपने अपने मामलों को निस्तारण में सहभागी। और उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थापित ब्रह्म वाटिका में ब्रह्म कमल खिलना शुरू हो गए हैं। ये प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में पुलिस ने केदारपुरी में ब्रह्म कमल उगाने की पहल की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ पुनर्निर्माण ड्रीम प्रोजेक्ट में ब्रह्म वाटिका को भी शामिल किया गया। केदारनाथ वन्य जीव की ओर से मंदाकिनी नदी की दूसरी तरफ ध्यान गुफा के समीप ब्रह्म कमल के उत्पादन के लिए 2 प्लांट और भैरवनाथ मंदिर के समीप 1 प्लाट तैयार किया गया है। हर प्लॉट में ब्रह्म कमल के 200-200 पौधे लगाए जाएंगे। DFO केदारनाथ वन्य जीव अमित कंवर ने बताया कि तीनों प्लॉट में ब्रह्म कमल की ज्यादातर पौध सुरक्षित व स्वस्थ है। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा वर्ष 2020 में ब्रह्म कमल वाटिका की स्थापना की गई थी, जिसमें एक नर्सरी निर्माण और 3 प्लॉट्स 1 हेक्टेयर ईच के जो है एस्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें ब्रह्म कमल की पौध का जो है वो रोपण किया गया था। इस वर्ष ब्रह्म कमल की पौध जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है और जो है 3 प्लॉट्स में से 1 प्लॉट में ब्रह्म कमल की जो है वो फ्लावरिंग भी जो है हो गई है और आने वाले समय में और भी ब्रह्म कमल के जो प्लांट्स हैं उनमें भी फ्लावरिंग की जो है वो उम्मीद जताई गई है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।